नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, जो बहुत पहले हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे और बाद में किसी कारणवश वहीं पे छूट गया। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी एक कोशिश रहेगी कि डेली एक वीडियो लॉ पे यानी साक्ष्य अधिनियम पे और एक वीडियो ज्योग्राफी पे डेली अपलोड करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं। उसमें हम लोग धारा 7 तक पढ़े थे और उसी से आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग धारा 8 को पढ़ेंगे। ये धारा 8 थोड़ा सा लंबा है, इसको हम 2 पार्टों में अपलोड करेंगे। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में है हेतु, तैयारी, या आचरण सुसंगत होंगे। तो धारा 8 में 3 चीजों के बारे में बताया गया जो सुसंगत होगा। किसका किसका? हेतु का, तैयारी का और आचरण का। ये 3 चीज धारा 8 में सुसंगत होंगे। तो बेयर एक्ट आप लोग देखेंगे तो बेयर एक्ट में इसके बाद क्या लिखा है? 2 पॉइंट लिखा गया है। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को गठित करते हैं, वे सुसंगत होंगे। कि हेतु या तैयारी को गठित करते हैं वे क्या होंगे? सुसंगत होंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को गठित करता है, वे सुसंगत होगा। मतलब कौन से तथ्य सुसंगत होंगे? जो हेतु या तैयारी, किसके हेतु तैयारी? विवादक या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी का गठन करते हैं, वे सुसंगत होंगे। तो देखिए 2 बातें तो यहाँ पे इंक्लूड हो गई, हेतु और तैयारी। अब आचरण के बारे में हम लोग जाने तो किन व्यक्तियों का आचरण यानी कंडक्ट सुसंगत होगा? तो किन व्यक्तियों का आचरण सुसंगत होगा? पहला बताया गया है वाद के पक्षकार का। वाद के पक्षकार का मतलब वादी और प्रतिवादी। दूसरा बताया गया है अभियुक्त का। दूसरा बताया गया है इन पक्षकार के अभिकर्ता का। पक्षकार के अभिकर्ता का। तीसरा बताया गया है अभियुक्त का। और चौथा बताया गया है पीड़ित का। तो किन किन व्यक्तियों का आचरण? तो हम लोगों ने देखा कि धारा 8 में हेतु, तैयारी, आचरण सुसंगत होते हैं। तो वे तथ्य जो विवादक तथ्य के हेतु तैयारी गठित करें, वे सुसंगत होंगे, या जो सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को गठित करें, वे सुसंगत होंगे। तो मतलब हेतु तैयारी की बात हो गई। फिर आचरण किसका किसका सुसंगत होगा? वाद के पक्षकार का यानी वादी या प्रतिवादी का, फिर पक्षकार के अभिकर्ता का या अभियुक्त का, और पीड़ित व्यक्ति का। इतने लोगों का आचरण सुसंगत होगा। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कथन सुसंगत होगा। आचरण की बात किया है कि आचरण सुसंगत होगा, मतलब आचरण सुसंगत होगा, लेकिन कथन नहीं लिखा गया है। तो मतलब इस धारा में क्या है? आचरण सुसंगत होगा, कथन नहीं। आचरण सुसंगत होगा, कथन सुसंगत नहीं होगा। क्यों नहीं सुसंगत होगा? क्योंकि कहीं पर भी कथन जैसी बात नहीं किया गया है, आचरण की बात किया गया है। तो आचरण ही सुसंगत होगा, कथन सुसंगत नहीं होगा। किंतु इसके 2 अपवाद हैं, और ये दोनों अपवाद स्पष्टीकरण में दिए गए हैं।
दोनों अपवाद स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में दिए गए हैं। दोनों अपवाद स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में दिए गए हैं। किस चीज का अपवाद है कि आचरण सुसंगत होगा, कथन सुसंगत नहीं होगा। और इसके दो अपवाद हैं, मतलब स्पष्टीकरण 1 और 2 में कथन को सुसंगत बताया गया है कुछ परिस्थितियों में। तो हम लोग स्पष्टीकरण 1 और 2 देखते हैं। स्पष्टीकरण 1 और 2 देख लेते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि ऐसे कथन जो आचरण को स्पष्ट करें, ऐसे कथन जो आचरण को स्पष्ट करें, आचरण को स्पष्ट करें या आचरण के साथ साथ चलें, आचरण के साथ साथ चलें, वे सुसंगत होंगे। कौन से कथन सुसंगत होंगे धारा 8 में? जो आचरण को स्पष्ट करने वाले कथन हैं या जो आचरण के साथ साथ चलने वाले कथन हैं, वही कथन सुसंगत होंगे। इसके अलावा और कोई कथन सुसंगत नहीं होगा, ऐसा स्पष्टीकरण 1 बताता है। तो स्पष्टीकरण 1 में हम लोगों ने देखा कि ऐसे कथन जो आचरण को स्पष्ट करते हैं या आचरण के साथ साथ चलते हैं, वे सुसंगत होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक घायल व्यक्ति चिल्लाते हुए अपने आक्रमणकारी का नाम तथा उस परिस्थिति को जिसमें उसको चोट पहुंचाई गई सड़क पे दौड़ते हुए देखा गया। तो उस घायल व्यक्ति का कथन तथा वह परिस्थिति जिसमें वो सड़क पे दौड़ रहा था, ये दोनों सुसंगत होंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो सड़क पे दौड़ने का आचरण है ये उसके कथन के साथ साथ है, यानी उसका जो कथन था इस आचरण को स्पष्ट कर रहा है। क्या हमने बताया उदाहरण में? मतलब एक घायल व्यक्ति है, ये चिल्लाकर सड़क पे दौड़ते हुए सड़क पर दौड़ते हुए अपने आक्रमणकारी का नाम तथा चोट पहुंचाए जाने की परिस्थिति को बता रहा है। चोट पहुंचाए जाने की परिस्थिति को बता रहा है। मतलब एक घायल व्यक्ति है, चिल्लाकर सड़क पर दौड़ते हुए अपने आक्रमणकारी का नाम तथा चोट पहुंचाए जाने की परिस्थिति को बता रहा है। तो इस घायल व्यक्ति का जो कथन होगा, घायल व्यक्ति का जो कथन है, कथन में क्या है? आक्रमणकारी का नाम। कथन वो होता है जो हम अपने मुंह से बोलें, तो मुंह से क्या बोल रहा है? आक्रमणकारी का नाम। और इसका सड़क पे दौड़ने का आचरण, सड़क पर दौड़ने का आचरण, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, अलग नहीं किया जा सकता। समझिए, कथन क्या है? आक्रमणकारी का नाम, और सड़क पर दौड़ना क्या है? इसका आचरण। मतलब इसका कथन क्या कर रहा है? आचरण को स्पष्ट कर रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि ये घायल है, इसको चोट पहुंचाई गई है। तो ये कथन क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है आचरण को। तो यही बताया गया है कि ऐसे कथन जो आचरण को स्पष्ट करें। यहाँ पे एक कथन क्या है? आचरण को स्पष्ट कर रहा है। सड़क पर दौड़ने का जो उसका आचरण है उसको स्पष्ट कर रहा है, इसलिए ये सुसंगत होगा। तो ये था धारा 8 का एक एग्जाम्पल। अब धारा 8 में 2 दृष्टांत, स्पष्टीकरण के 2 दृष्टांत हैं। धारा 8 के स्पष्टीकरण के 2 दृष्टांत हैं। 2 दृष्टांत हैं। आप लोग बेयर एक्ट में देखेंगे तो बेयर एक्ट में जो दृष्टांत इयां दिया है
और दृष्टांत टा दिया गया है वो स्पष्टीकरण 1 का दृष्टांत है। इया और टा स्पष्टीकरण 1 का दृष्टांत है। तो दृष्टांत इया में क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं कि एक महिला है जिसके साथ रेप किया गया और उस पर हमला किए गए। रेप और हमले के अल्पकालीन पश्चात उसने परिवाद किए। वे परिस्थितियां तथा वे शब्द जिनके अंतर्गत परिवाद किए गए वे सुसंगत होंगे, ये बताया गया है दृष्टांतिया में। क्या बताया गया है? एक महिला है, महिला के साथ क्या किया गया? रेप प्लस हमला किया गया और महिला ने क्या किया? परिवाद किया गया। महिला ने क्या किया? परिवाद। तो ये परिवाद के जो शब्द हैं या परिवाद जिन परिस्थिति में किया गया ये सुसंगत होंगे। क्यों सुसंगत होंगे? क्योंकि जो परिवाद है ये उसके आचरण को बताता है। आचरण का मतलब हाव भाव को जो दर्शित करे वो आचरण, यानी परिवाद करना क्या है? आचरण। परिवाद करना आचरण है। और परिवाद जिन शब्द से हो रहे हैं ये शब्द क्या कर रहे हैं? परिवाद को स्पष्ट कर रहे हैं। शब्द क्या कर रहे हैं? परिवाद को स्पष्ट कर रहे हैं। और परिवाद का मतलब क्या है? आचरण। और ये शब्द क्या हो गए? कथन। तो यहाँ पे एक कथन क्या कर रहा है? इसके आचरण को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ये सुसंगत होगा, इसलिए सुसंगत होगा। तो क्या है दृष्टांत इया में? एक महिला है जिसके साथ रेप और हमला हुआ है। तो महिला ने क्या किया? परिवाद किया। तो परिवाद के शब्द और परिस्थिति सुसंगत होंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द और परिस्थिति महिला के आचरण, परिवाद करने के आचरण को स्पष्ट करते हैं। तो ये दृष्टांत इया की बात थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे दृष्टांत की ओर। दृष्टांत टा। इस दृष्टांत टा में हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है ए जिसके साथ लूट किया गया है। लूट के तुरंत पश्चात उस व्यक्ति ने परिवाद किया। तो परिवाद के शब्द और परिस्थिति ये दोनों सुसंगत होंगे। क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ क्या हुआ? लूट हुआ और लूट के तुरंत बाद इसने क्या किया? परिवाद किया। तो इस परिवाद की परिस्थिति और शब्द सुसंगत होगा। शब्द सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा? क्योंकि परिवाद क्या है? आचरण है। परिवाद करना क्या है? आचरण है, कंडक्ट है। और इस कंडक्ट को कौन स्पष्ट कर रहा है? परिवाद के शब्द स्पष्ट करेंगे। अगर ये शब्द ना रहें तो क्या कंप्लेंट परिवाद स्पष्ट हो पाएगा? बगैर शब्द के कोई परिवाद स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं? परिवाद को यानी उस व्यक्ति के आचरण को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये सुसंगत होगा। और यहाँ पर क्या था? महिला के साथ रेप हुआ था, उस पर हमला किया गया था, तो उसने क्या किया? परिवाद किया। तो परिवाद के शब्द और परिस्थिति क्या हो रहा है? परिवाद क्या होता है? आचरण। तो इसको स्पष्ट कौन कर रहा है? शब्द। शब्द का मतलब जो हम बोलेंगे वो हमारा कथन होगा। तो शब्द क्या हो गया? कथन हो गया। ये स्पष्ट कर रहा है इसके आचरण को, इसलिए क्या होगा? ये सुसंगत होगा। तो हमने इतना समझ लिया स्पष्टीकरण 1 में कि ऐसे कथन जो आचरण को स्पष्ट करें या आचरण के साथ साथ चलें वे सुसंगत होंगे। और दृष्टांत इया और टा को हमने समझा, जहां पर एक महिला थी जिसके साथ रेप और हमला हुआ, तो उसने परिवाद किया। परिवाद करना क्या होता है? आचरण। अब इस आचरण को जो शब्द और जो परिस्थिति स्पष्ट करेंगे वो क्या होंगे? सुसंगत होंगे। इसी प्रकार एक व्यक्ति के साथ लूट किया गया, तो लूट के तुरंत बाद इसने क्या किया? परिवाद किया। अब इस परिवाद क्या हो गया? आचरण हो गया। इस आचरण को जो शब्द और जो परिस्थिति स्पष्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि अपराध होने के बाद पीड़ित द्वारा परिवाद किया जा रहा है। यहाँ महिला द्वारा किया गया, यहाँ व्यक्ति द्वारा किया गया, तब सुसंगत हो रहा है। क्यों? क्योंकि परिवाद के शब्द और परिस्थिति ही सुसंगत हो रहे हैं। तो अगर परिवाद ना किया जाए, परिवाद ना किया जाए
तो क्या सुसंगत नहीं होगा? तो सुसंगत नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। अगर अपराध का परिवाद ना किया जाए तो वो सुसंगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिवाद ही तो आचरण है और परिवाद में प्रयोग हुए शब्द उसके कथन हैं जो आचरण को यानी परिवाद को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे परिवाद किया ही नहीं गया, मतलब उसका आचरण कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा? सुसंगत नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? तब सिर्फ इतना ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे समझते हैं। यहां से हम लोग समझते हैं कि अगर परिवाद नहीं किया गया है यानी अपराध का परिवाद नहीं किया गया है तो वो सुसंगत नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। तो क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसके साथ कोई अपराध हुआ तो इसने परिवाद नहीं किया बल्कि अपने एक मित्र बी से बताया कि मेरे साथ लूट हुई है, परिवाद नहीं किया, तो ये सुसंगत नहीं होगा। तो क्या होगा? तो ये कह रहा है कि अगर परिवाद नहीं किया गया है तो सुसंगत नहीं होगा यदि वो पीड़ित की मृत्यु हो जाए तो अब जो इसने बी से बताया था ये मृत्यु के कारण या परिस्थिति के रूप में सुसंगत होगा, मृत्यु के कारण या परिस्थिति के रूप में सुसंगत होगा। या धारा 157 में संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा, संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। मतलब अगर परिवाद नहीं किया गया है तो फिर वो धारा 8 में सुसंगत नहीं होगा, बल्कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारण या परिस्थिति के रूप में सुसंगत होगा, या धारा 157 में संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा, किंतु धारा 8 में वो सुसंगत नहीं होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, इसमें एक चीज आया है परिवाद। तो परिवाद किससे किया जाना चाहिए? क्या परिवाद पुलिस स्टेशन थाने में ही किया जाना चाहिए? तो एक केस था लिलीमैन वर्सेस गुजरात राज्य। इस केस में क्या था? एक नौकरानी थी जिसके साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उसने अपने स्वामिनी यानी मालकिन से ये बात बताई कि मेरे साथ रेप हुआ है। थाने में उसने कोई परिवाद नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो मामला ये उठा कि थाने में कंप्लेंट नहीं किया गया है तो धारा 8 में सुसंगत होगा कि नहीं होगा? तो इसमें न्यायालय ने कहा कि ये सुसंगत होगा, सुसंगत होगा। इसमें दो बातें न्यायालय ने कहा। पहली बात कहा कि थाने में परिवाद किया जाना आवश्यक नहीं है, थाने में परिवाद किया जाना आवश्यक नहीं है। और इसी में दूसरी बात न्यायालय ने कहा कि परिवाद किसी भी सक्षम व्यक्ति से किया जा सकता है, किसी भी सक्षम व्यक्ति से किया जा सकता है। अब इस मामले में जो उस नौकरानी की स्वामिनी थी वो क्या थी? सक्षम थी, इसलिए उससे जो परिवाद किया गया वो परिवाद माना गया आचरण के रूप में और धारा 8 में सुसंगत माना गया। तो इस केस को भी आप लोग नोट कर लीजिए। लिलीमैन बनाम गुजरात राज्य में कहा गया कि थाने में परिवाद किया जाना आवश्यक नहीं है, परिवाद किसी भी सक्षम व्यक्ति से किया जा सकता है। तो इतना आज के वीडियो में हम लोग समझ गए हैं। इसका दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, अगर इसी में हम कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पूरा सेक्शन 8 को हम कंप्लीट कर देंगे जो भी बचा इसमें है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, हमारा कंटेंट आप सबको कैसा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका
आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप सब कमेंट करके बताएंगे तभी हमको कोई गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और हम अपनी स्थिति में और बेहतर सुधार कर सकेंगे। धन्यवाद।